नमस्कार दोस्तों। आज का जो अध्याय है वो अपने दैनिक जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, इससे पहले अपन ने कक्षा 12 में अपने बाजार दर्शन एक निबंध पढ़ा था जिनेंद्र कुमार जी का। उसमें बाजार की चकाचौंध में इंसान कैसे फंस जाता है वो सारी बातें बतलाई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है वो। उसी प्रकार से उपभोक्तावाद जो संस्कृति है ना, उपभोक्तावाद किसे कहा जाता है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, और उसमें अपन कैसे फंस रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, श्यामचंद्र दुबे जो हैं, इनका जन्म है वो 1922 में और देहांत है वो 1996 में हुआ था। ठीक है, लेखक का जन्म और मृत्यु अच्छी तरीके से याद रखना है। तो देखिएगा कि श्यामचंद्र दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था, और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। किस विषय में? मानव विज्ञान में। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। श्यामचंद्र दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य करवाया और अनेक प्रमुख पदों पर भी वो रहे थे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत जो विषय हैं उन पर विश्लेषण एवं स्थापनाएं इनकी उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित अनेक लेखों ने उन्हें वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ साथ सहज भाषा में इन्होंने प्रस्तुत है वो किया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानव और संस्कृति, क्योंकि मानव विज्ञान में इन्होंने पीएचडी की थी, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब देखिए पाठ का परिचय। उपभोक्तावाद जो संस्कृति है वो एक विधा कैसी है? निबंध है, ध्यान रखिए। यह निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है कि बाजार की गिरफ्त में अपन कैसे आ रहे हैं, कि बाजार अपन को कैसे आकर्षित करता है, कैसे अपने को फंसा लेता है वहां पर। इस निबंध में बताया गया है कि हम विज्ञापन जो होते हैं ना, टीवी में देखते हैं, उनकी चमक दमक में वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। ये बात कड़वी जरूर है मगर सत्य है, ध्यान रखना इस बात का। आप स्वयं भी समझदार हो, यानी अपने को आवश्यकता नहीं है फिर भी उसका विज्ञापन देख करके अपन उस वस्तु को खरीद लेते हैं, चाहे वो अपने दैनिक जीवन में काम आए या ना आए, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारी दृष्टि वस्तु की गुणवत्ता पर नहीं है कि हमारी कितनी काम आएगी। लेखक के अनुसार संपन्न जो वर्ग है, यानी पैसे वाला जो वर्ग है, वह प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली, उसके द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली है वो अपनाई जा रही है। बिल्कुल सही बात है। पैसे वाले के घर में ऐसी ऐसी वस्तुएं, बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जिनका उनको दैनिक जीवन में कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी वो लोग खरीद रहे हैं, जिसे सामान्य जन के ललचाई दृष्टि से वो देखते हैं। ये सभ्यता के विकास को चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। बिल्कुल उपभोक्तावाद संस्कृति ने अपन को वो वस्तुएं दी हैं और अपन खरीद रहे हैं। लेखक का यह मानना है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति, यानी दिखाने के लिए लोगों को गाड़ी की आवश्यकता हो ना हो, परंतु उसके घर में गाड़ी होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज हो ना हो, घर में कंप्यूटर होना ही चाहिए, ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी और सामाजिक अशांति और विषमता है वो बढ़ेगी। अमीरी गरीबी की जो खाई है वो और ज़्यादा चौड़ी होगी। आई बात समझ में? कुछ शब्दार्थ हैं, देखिएगा। वशीकरण का मतलब वश में करना, तात्कालिक यानी उसी समय, परमार्थ दूसरों की भलाई होती है, उपविजय फिजूल खर्ची, उपनिवेश होती है वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर के बस जाते हैं, वर्चस्व प्रधानता होती है, विज्ञापित यानी प्रचारित, अनंत जिसका अंत ना हो, क्षरण नाश, प्रतिमान मानदंड को बोलते हैं, छद्म बनावटी होता है, सिने स्टार्टर सिनेमा में मुख्य अभिनेता, दिग्भ्रमित यानी रास्ता भटक जाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री होती है ना, सौंदर्य प्रसाधन खास तौर से महिलाएं रखती हैं ये, प्रतिमान आदर्श परिधान वस्त्र होता है, स्मित अस्मिता ये अस्तित्व है पहचान, व्यक्ति केंद्रिता व्यक्ति जीवन तक ही सीमित रहना, और अवमूल्यन मूल्य गिरा देना। अब देखिए पाठ का अध्ययन करेंगे, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये विधा कैसी है? निबंध है, ध्यान रखिएगा। तो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। लेखक कह रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित, यानी अपना प्रभुत्व है वो स्थापित कर रही है।
उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, और उसी के साथ एक नया जीवन दर्शन आ रहा है उपभोक्तावाद का, है ना। एक नया जीवन दर्शन क्या आ रहा है अपने जीवन में? उपभोक्तावाद का, यानी उस चीज़ की आवश्यकता हो ना हो अपन को रखनी जरूरी है घर में। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है कंपनियों का चारों ओर से। ये उत्पादक आपके लिए है, आपके भोग के लिए है और आपके सुख के लिए है। यानी आपके लिए है ये उत्पादन हम जो कर रहे हैं, आप उसका भोग करो, आपको इससे सुख मिलेगा। सुख की व्याख्या बदल गई है, यानी सुख होते हैं आत्मसंतुष्टि, जबकि ये नहीं है, उसकी व्याख्या अलग हो गई है वर्तमान में कि उपभोग भोग की ही सुख है। यानी उपभोग का आप भोग करोगे, कहने का मतलब है अच्छी डाइनिंग टेबल लेकर के आओगे, उस पर बैठ के आराम से खाना खाओगे, खड़े खड़े खाओगे, ये इस प्रकार से है। तो उसका अगर आप भोग करोगे ना तो वो ही सुख है। जबकि ये नहीं है कि आप ज़मीन पर बैठ करके किसी चटाई पर आराम से बैठ करके खाना खाओ, नहीं, डाइनिंग टेबल लेके आनी चाहिए, उस पर शीशा लगा हुआ होना चाहिए, उस पर अच्छी सी फ्रेम होनी चाहिए। वो ये एक सूक्ष्म यानी छोटा सा बदलाव है जो इंसान को दिखाई नहीं दे रहा है। समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि दूसरे घर में डाइनिंग टेबल है तो अपने घर में होनी बहुत ज़रूरी है, वरना तो अपनी बेइज्जती होगी समाज में कि इनके घर में डाइनिंग टेबल ही नहीं है, इनके घर में टीवी नहीं है, इनके घर में बाइक नहीं है। ये चीज़ें हैं। नई स्थिति में उत्पादन तो आपके लिए है ही, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पादक को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी उन वस्तुओं को अपने आप को आप सौंप रहे हैं, उनके बगैर आपका काम ही नहीं चलेगा। आज से 20 साल पहले इंसान 15-20 किलोमीटर पैदल चला जाया करता था और आज 20 कदम तक नहीं चलता है। अगर घर में बाइक नहीं है तो वो बाहर निकलेगा ही नहीं। तो उसका आपको उपयोग, आप उसका भोग कर रहे हैं। विलासिता की सामग्री वही होती हैं जो बाजार उससे भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की तोड़ में जी तोड़ कोशिश निरंतर की जा रही है। जी तोड़ कोशिश की जा रही है कि आप इनको खरीदो। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिएगा। अब लेखक बताएगा, देखो एक टूथपेस्ट चाहिए अपन को, है ना, दांत साफ करने के लिए। तो देखो टूथपेस्ट के विज्ञापन कैसे आते हैं। ये है दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, आता है ना ऐसा, इसमें नींबू है, इसमें नीम है, इसमें नमक है, ऐसे ऐड आते हैं ना। वो ये है जो टूथपेस्ट है आपके दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। ये मुंह की दुर्गंध हटाता है। दूसरा ऐड ऐसे आता है, ये मसूड़ों को मजबूत करता है। ये मसूड़ों को टूथपेस्ट कैसे मजबूत कर सकता है? ये तो खोदता है उसकी जड़ें। जबकि एडवर्टाइजमेंट ऐसा करते हैं, वो विज्ञापन में ऐसा प्रदर्शन करते हैं, ऐसा दिखलाते हैं कि अपन उसकी चकाचौंध में फंस जाते हैं। ये पूर्ण सुरक्षा देता है, बोलो पूर्ण सुरक्षा भी देगा ये सब करके जो 3-4 पोस्ट अलग अलग करते हैं। और किसी भी पेस्ट का, ये पेस्ट होते हैं ना, उसका मैजिक फार्मूला ये है कि कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, आता है ना ऐसा है एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। कोई ऋषि मुनि, अब सोचो कि ऋषि मुनि जब जिस जमाने में हुए थे उस जमाने में कहाँ टूथपेस्ट थी, परंतु उसको भी साथ में दिखा देते हैं आजकल विज्ञापनों में कि ऋषि मुनियों के द्वारा स्वीकृत की गई है। बोलो कोई मतलब ही नहीं है ऋषि मुनि का। ऋषि मुनि तो नीम की एक छोटी सी डंडी तोड़ के उससे करते थे, या फिर बालू रेत होती थी उससे किया करते थे, वो तो अपने दांत साफ। वो उन्होंने तो कभी कोलगेट देखा ही नहीं था, परंतु टूथपेस्ट के ऐसे ही ऐड आते हैं। यह सामान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जबकि यह रासायनिक तत्वों से बनता है। कभी भी खनिज तत्वों से इसको नहीं बनाया जाता है। ये बिल्कुल साफ साफ गलत बोलते हैं वो विज्ञापन में कि इसमें जड़ी बूटियों से बना हुआ है, इसमें ये है, इसमें लौंग है, इसमें पुदीना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई ना बात समझ में? जो चाहे चुन लीजिए, 4-5 ऐड आपको दिखला दिए हैं। ये पेस्ट अच्छा है और इसमें तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अगर पेस्ट आपने अच्छी ले ली, महंगी ले ली 100-150 की, तो आपको ब्रश भी अच्छा लेना चाहिए। आकार के रूप में, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता से अलग अलग एक से बढ़कर एक ब्रशें। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी होना चाहिए। अब देखो एक नया लफड़ा और आ गया ना, टूथपेस्ट आई, उसके साथ साथ में ब्रश लेना ही लेना है, उसके साथ में माउथ वॉश भी लेना है, मुंह को साफ रखने वाला। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का भी बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद विज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना पसंद करें। हो सकता है आपकी लिस्ट लंबी हो जाए इन चक्कर में, तो आप बहुत ज़्यादा विज्ञापन के चक्कर में पड़ने से आप कीमती ब्रांड खरीद लें, यानी महंगा, है ना, ट्रेंडी, जो उसमें लिस्ट थोड़ी छोटी हो जाएगी। सौंदर्य प्रसाधन यानी साज सज्जा का जो सामान होता है ना, सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमकृत कर देने वाली है, यानी अपन को और ज़्यादा फंसा देने वाली है। हर माह में उसमें नए नए उत्पादन जुड़ते हैं सौंदर्य प्रसाधन में। साबुन को ही देखिए, अब देखिए साबुन के गुण बतलाएगा लेखक कि एक हल्की खुशबू वाली है,
कि ये आपको हल्की हल्की खुशबू देगी, दूसरे में थोड़ी तेज खुशबू आएगी, ये दिन भर आपको शरीर को तरोताज़ा रखेगी। अब बताओ साबुन शरीर को कैसे तरोताज़ा रख सकती है? शरीर को अगर तरोताज़ा रखना है तो आपको नियमित क्या करना पड़ेगा? कसरत करनी पड़ेगी, आपको शरीर के साथ व्यायाम करना पड़ेगा, तब जाके शरीर है वो तरोताज़ा रहेगा। साबुन से कभी भी शरीर है त्वचा वो तरोताज़ा नहीं होती है। दूसरा जो साबुन है वो पसीना रोकता है। अब बताओ पसीना अगर रोक लिया शरीर का तो फिर शरीर तो वैसे ही जर्जर हो जाएगा। जब तक शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, जब तक हम शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे तो शरीर है वो कमज़ोर होता जाएगा, शिथिल होता जाएगा। तीसरा जो है वो आपको जर्म से आपकी सुरक्षा करता है। अब तीसरा साबुन है वो जर्म से सुरक्षा करेगा। ये है लीजिए सिने स्टार्ट के सौंदर्य का रहस्य है, उसका मनपसंद साबुन है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो ये है लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, अगर आप सच्चाई का अर्थ चाहते हैं तो ये साबुन लीजिए, और शरीर को अगर आप पवित्र रखना चाहते हैं तो ये शुद्ध गंगा जल से बनी हुई साबुन। अब बोलो गंगा जल से भी साबुन बना डालिए, ये बात है। चमड़ी को अगर आपको नरम रखना है तो ये लीजिए महंगी वाली। अब चमड़ी बताओ साबुन से कैसे नरम रह सकती है? पर आपके सौंदर्य को अगर निखार और ज्यादा लाने हैं तो संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि महिलाओं की सौंदर्य सामग्री कितने हजार की? 30-30 हजार की। ये तो मामूली सी बात है, 30 हजार। पेरिस से परफ्यूम मंगाना, अब बताओ परफ्यूम पेरिस से आता है उनका, इतना ही तो खर्च हो ही गया है। तो ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है कि समाज में आपकी हैसियत बढ़ेगी कि भैया पेरिस का इसने परफ्यूम लगाया है, सेंट लगाया है, इत्र लगाया है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। अब पुरुष कैसे पीछे रह सकते हैं? जब बीवी करेगी तो पति को करना पड़ेगा। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, पहले पुरुष साबुन और तेल से काम चल जाता, लेकिन आजकल देखिए आफ्टर शेव और क्लोन बाद में, आफ्टर शेविंग क्रीम वगैरह है, क्लोन वगैरह वो बाद में आ गए। अब तो इसकी सूची दर्जन 2 दर्जन चीज़ों से और जुड़ गई है, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। अब तो जो पुरुष हैं वो भी महिलाओं से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधानों पर आते हैं, यानी घर में सजाई जाने वाली वस्तुएं और वस्त्रों के रूप में आती है। परिधान यानी वस्त्र। तो देखिएगा जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, है ना, ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं ना, और नए नए डिजाइनों के कपड़ों के शोरूम भी खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं और वस्त्र भी आ गए हैं। ये ट्रेंडी, ट्रेंडी मतलब महंगे हैं। पिछले वर्ष की फैशन इस वर्ष बड़ी शर्म की बात है, यानी पिछले साल आपने ये शर्ट पहन ली, इस साल पहन लोगी तो बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। ये तो घड़ी पहले समय दिखाया करती थी, लेकिन आज देखिए, और उससे यदि काम लेना हो तो आपको 400-500 रुपये की घड़ी मिल जाएगी, बहुत बढ़िया घड़ी आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छी कंपनी की आ जाएगी। लेकिन क्या होता है कि हैसियत, समाज में अपनी हैसियत कि मेरा रुतबा जानने के लिए आप 50-60 हजार से लेकर के 1.5 लाख, 1.5 लाख तक की घड़ी भी ले सकते हैं। अब देखो इतनी महंगी घड़ी क्या करेगी? 400-500 वाली भी समय बताती है, 1.5 लाख वाली समय बताती है, लेकिन समाज में आपकी हैसियत अलग दिखाती है वो 1.5 लाख वाली। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है घड़ी कितने की हो सकती है? अधिकतम 50-60 हजार से लेकर के लाख, 1.5 लाख तक की। संगीत की आपको समझ होना हो, घर में महंगा यानी कीमती म्यूजिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। चाहे वो गमाई गमाई करते रहो, अपने समझ में आए ना आए, डीजे का सॉन्ग समझ में आने पर तो वो बजना चाहिए, ये जरूरी है। कोई बात नहीं है यदि आप उसे ठीक तरह से चलाना भी ना सीखें, यानी म्यूजिक सिस्टम आपको यूज करना आए ना आए, लेकिन कंप्यूटर कम से कम, कंप्यूटर काम के लिए तो सभी खरीदते हैं, लेकिन महज दिखावे के लिए खरीदने वालों की भी संख्या कम नहीं है। होता है ऐसा बहुत से परिवारों में, घरों में आप देखते होंगे कंप्यूटर पड़ा है, परंतु किसी को पता ही नहीं ये काम क्या आएगा, बस पड़ा है, धूल फांक रहा है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, परंतु होना बहुत ज़रूरी है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, वो लोग घर का खाना नहीं, 5 सितारा होटल में जाओ, वहाँ तो अव्यय भी होने लग गए हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों की व्यवस्था होगी, ये देखो मजे की बात। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा, यानी इसमें सुख सुविधाएं मिलेंगी और अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल खुल गए हैं, ये भी आप देख रहे हो। शीघ्र ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगी। भारत में तो ये स्थिति अभी तक नहीं आई है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले, अब देखो मरने से पहले भी अपने अंतिम संस्कार के लिए अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हो कि भैया मैं मरूंगा तो कल को ये व्यवस्था होनी चाहिए। एक कीमत लगेगी, यानी कुछ पैसे दे करके आपके कब्र के आसपास एक हरी हरी घास उगा दी जाएगी, मन चाहे फूल भी होंगे, चाहे तो फुहारे भी लग जाएंगे, और मंद मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजता रहेगा, पर पैसे लगेंगे, सब कुछ संभव है। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अमेरिका में जो आज हो रहा है कल वो भारत में पक्का ही होना है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं,
चाहे हास्यास्पद ही क्यों न हो, चाहे उसमें हंसी मजाक ही क्यों ना आए अगले को, परंतु प्रतिष्ठा सूचक है। एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसमें ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यह है कि राइट चॉइस बेबी, यानी तुम्हारी ख्वाहिश है वो, तुम्हारी चॉइस है वो सही है। और ये बेबी सोना वाले शब्द आजकल खूब मार्केट में चल रहे हैं अपने। तो अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। लेखक अपने को गंभीर पक्ष की ओर ले जाता है। उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, क्या रीजन क्या है इसके पीछे, तो समझिएगा। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले से थे, लेकिन उपभोक्तावादी इस संस्कृति से ये जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा भी है वो भी बदल गया है। हम संस्कृति असीमता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अमूल्य हुआ है, आस्थाओं का रक्षण हुआ है, यानी उसका नष्ट हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता को स्वीकार करते हैं, यानी अपनी बुद्धि है उसको दास बना दिया है, किसी ने मजबूर कर दिया है। पश्चिम की संस्कृति उपनिवेश बन रहे हैं, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। अपन दूसरी संस्कृतियों पीछे दौड़ रहे हैं बेवजह, अनुकरण की संस्कृति है नई संस्कृति। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते हैं, यानी अपना आधुनिकता जो है उसके झूठे ही प्रतिमान गढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है अपन को। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों की के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित भी हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। इसमें सम्मोहन की शक्ति की वशीकरण की गई है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती है, यानी अपने जीवन की जो गुणवत्ता है वो आलू के बने हुए चिप्स से नहीं सुधरेगी, बल्कि बहुविज्ञप्ति शीतल पेय जो हैं उनसे। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज़्ज़ा बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य है। ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह किसी भी काम की नहीं है। समाज के वर्गों की दूरी बढ़ी है, सामाजिक सरोकारों से कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति है वो भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक असीमता का हास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट गए हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादा टूट रही है, अनेक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्तिक केंद्रीयता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। स्वार्थ है वो परमार्थ यानी भलाई पर हावी हो रहा है। लोगों जो भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, यानी किसी वस्तुओं को ला करके घर में रख देना, उसकी सुख सुविधाओं की दृष्टि से रखना, ये भोग की वस्तुएं होती हैं। और किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ संस्कृति प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुली रखें, पर यह बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। और वो आप सभी लोगों के सामने जो इस वीडियोज़ को सुन रहे हैं विद्यार्थी लोग, वो सब भी इस बात को समझें कि हाँ वाकई ही ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो देखिएगा, उपभोक्तावाद संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत कर रहा है ना। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन है। विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, आज सामंत बदल गए हैं। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले रहे हैं, आज सामंत हैं वो बदल गए हैं। गांधी जी ने भी हमें यही कहा था कि हम स्वस्थ संस्कृति के प्रभाव से अपने दरवाजे खिड़की वगैरह खुले रखें, अपनी बुनियाद को कायम रखें। अब सांस्कृतिक असीमता क्या होती है देखिएगा। इसका तात्पर्य है कि हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। ये संस्कृति पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेलजोल से बनी है, और इस मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक असीमता कहते हैं। सांस्कृतिक उपनिवेश विजेता जो देश हैं, जिन देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, वे देश उनकी उपनिवेश कहलाते हैं। वो वहाँ पर खर्चा कर सकते हैं। सामान्यतः विजेता जो देश है
उसकी संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है, जैसे भारत पर अंग्रेजों की संस्कृति। दूसरी तरफ हीनता, ग्रंथिवश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बनना कहलाता है। बौद्धिक दासता होती है अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना बौद्धिक दासता होती है। छद्म आधुनिकता क्या होती है कि छद्म आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से है। तर्कशील विज्ञान और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ में नवीनता को स्वीकार आधुनिकता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न कर सके, उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं, तो वह छद्म आधुनिकता कहलाती है। इस प्रकार से अपन ने ये चैप्टर पढ़ा, पूरा अध्याय आराम से एक एक चीज को समझा। तो आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अपने मित्रों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये बात इनको समझ में आए। तो देखिए, छोटे छोटे प्रश्न इसमें बनते हैं, वो मैंने आपने बतलाए हैं कि अमेरिका में अंतिम संस्कार के दौरान कब्र के चारों ओर हरी हरी घास की व्यवस्था कर दी है। तो पूछा जा सकता है किस देश की व्यवस्था है? अमेरिका और यूरोप महाद्वीप में ऐसा आजकल हो रहा है। कंप्यूटर दिखावे के लिए लोग बहुत से खरीद रहे हैं, चाहे उनका ज्ञान उनसे हो या ना हो। घड़ी है वो 50-60 हज़ार से लेकर के लाख 1.5 लाख तक मिल सकती है। नए नए ब्यूटी खुल गए हैं, नए नए डिजाइनों के परिधान आ गए हैं, ट्रेंडी यानी महंगे आ गए हैं। इस प्रकार की चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों।